So random variable और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो टॉपिक्स जो है आई थिंक इस क्वेश्चन में है अभी आप लोगों के, उसका मीन और वेरिएंस नहीं है। रैंडम वेरिएबल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 558 पे, हाँ उसको एक बार मैं देखता हूँ, उसके ऊपर मैं ध्यान नहीं दिया। ओके, रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन है, ए रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space of random experiment। अगर आप इसको समझने जाओगे ना डेफिनेशन से तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाओ तो ज्यादा आसान है। मान लो मैंने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस S क्या बनेगा, H, T, ठीक है। और एक मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, सपोज एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया और उस रैंडम वेरिएबल को नाम दिया x, और ये जो रैंडम वेरिएबल x है इसकी डेफिनेशन है x equals to 1 when we get head on that particular toss and x equals to 2 when we get tail on that particular toss। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हो गया, x of h is equals to 1 and x of tail is equals to 2। आया समझ में? तो ये उसने यही डिफाइन किया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। रैंडम वेरिएबल जो है एक रियल वैल्यू फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो इनपुट पे आउटपुट देता है। रियल वैल्यू मतलब इसका आउटपुट क्या है, रियल नंबर। तो जैसे x एक फंक्शन है किसका, ये h और t का, जो आउटपुट पे आपको क्या दे रहा है, रियल नंबर दे रहा है 1। तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे रैंडम वेरिएबल के, तो वहां पर आपको वो फंक्शन की फंक्शनैलिटी डिफाइंड मिलेगी, जैसे कि यहां पर अभी मैंने डिफाइन किया था x equals to 1 when coin shows head and x equals to 2 when coin shows tail। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ओके। तो ये है रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन। अब इसके बाद ये रैंडम वेरिएबल के जो एलिमेंट्स होते हैं, यूजुअली रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल X इक्वल्स टू इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, जैसे कि यहां पर 1 और 2 है ना, तो कैपिटल X इक्वल्स टू 1, 2 ये उसके एलिमेंट्स होते हैं। हर एक एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी भी निकल सकती है, जैसे कि अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या है बताओ, क्या आएगा, 1/2 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। समझ में आई ये चीज? ओके, एक और मैं थोड़ा सा बेटर एग्जांपल लेता हूं जो आई थिंक आपको ज्यादा क्लैरिफाई करेगा। ये इरेज कर देना फिलहाल में। सपोज एक हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले वो बता देते हैं, ट्रिपल एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, फिर उसके बाद टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और लास्ट क्या बनेगा, ट्रिपल टी। ये बनेगा सैंपल स्पेस, ठीक है। नाउ ए पर्सन बेट्स, एक पर्सन ने इस कॉइन को टॉस करने पे एक बेट लगाई और बोला कि अगर हेड आया तो मुझे 1 रुपीस का प्रॉफिट होगा, टेल आया तो 1 रुपीस का लॉस होगा, ठीक है। तो यहां पर एक तरह का रैंडम वेरिएबल क्रिएट होगा, रैंडम वेरिएबल x। अब ये रैंडम वेरिएबल x के एलिमेंट्स क्या होंगे, उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस है, तो उसका प्रॉफिट क्या हो सकता है, अगर तीनों बार हेड आया तो उसको तीनों बार 1-1 रुपए का प्रॉफिट होगा, मतलब उसका टोटल गेन क्या हो गया, ₹3। समझ में? अगर 2 बार हेड आया और 1 बार टेल आया तो उसका गेन या लॉस क्या होगा, हाँ, तो कितना अमाउंट उसके +1 मिलेगा। समझ में आई चीज? अगर मान के चलो 2 बार टेल और 1 बार हेड आया तो क्या होगा, -1 रुपीस का लॉस, और तीनों बार टेल आ गया मतलब क्या हो जाएगा, -3। समझ में?
तो यहाँ पर ये जो x है ये एक रैंडम वेरिएबल है और जिसके एलिमेंट्स जो है वो सैंपल स्पेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। समझ में आई चीज? अब अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू 3 कितना होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विन ₹3 क्या होगा? नहीं, कैसे होगा? 1/8 होगा ना। ये देखो ना, ये देखो सैंपल स्पेस को देखो, यही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा था। भले ये रैंडम वेरिएबल ये आया तो इसका ये मतलब नहीं कि ये 1/4 होगा। ये ₹3 कब जीतेगा? जब 3 हेड आएगा। 3 हेड आएगा मतलब 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। सो तो बाकी का हां THT अगर पूरे आगे से ही तो आएगा वैसे देखो। किसका? ओ हां ठीक है समझ में आई चीज? अब अगर प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन विल ₹1 कितनी होगी बताओ? उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो ₹1 जीतेगा। क्यों 1/8? ₹1 कब जीतेगा? जब उसके पास 2 हेड और एक टेल आएगा। तो 2 हेड और एक टेल वाले काउंट देखो कितने? 3 डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल क्या हो गया? 8। तो ये क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। आया समझ में ये चीज? सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹1 क्या आएगा? 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹3 ये क्या आ जाएगा? 1/8। समझ में आई चीज? मतलब रैंडम वेरिएबल ये बस एक रियल नंबर है जो कि सैंपल स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम निकालते हैं। क्लियर ये? अभी एक और चीज मैं बता रहा हूं, उसको देखो। यूजुअली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं x और कोलन, यहां पर क्या है? 3 1 -1 -3 और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू xi। इसको समझना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू xi। जो स्मॉल x है ना, इसका मतलब है ये कैपिटल X के एलिमेंट्स है। तो कैपिटल X के एलिमेंट क्या है? ये तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया। आया समझ में ये चीज? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x1 मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास? 1/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3/8। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/8। तो ये जो टेबल बना ना, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। नहीं, ये कुछ क्वेश्चन में ऐसा टेबल के फॉर्म में दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन में बनाना पड़ता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, मैं ये समझा रहा हूं। अभी आपने रैंडम वेरिएबल देखा और क्या देखा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये दो चीजें अभी यहां पर आपने देखी। ठीक है, ओके। क्योंकि ये आपके बुक में टॉपिक लिखा ना पेज नंबर 559 में 13.6.1 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो वो क्या है और कैसे बनता है वो बताया। ओके, पेज नंबर 560 में, पेज नंबर 560 में डेफिनेशन 5 बॉटम में आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन 5। ये है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज द सिस्टम ऑफ नंबर्स। तो ये जो अभी मैंने लिखा है यहां पर बताया वही चीज इसमें रिप्रेजेंट किया है। इसमें एक चीज यहां पर दिख तो नहीं रही है मुझे, ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा, मैं यहां पर बता देता हूं कि जैसे ये फर्स्ट वाली प्रोबेबिलिटी तो इसको कई बार स्मॉल p1 स्मॉल p2 ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, या फिर जो मैंने दूसरा नोटेशन बताया वैसे भी लिखते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होगी p1 वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 लेस देन और इक्वल्स टू 1 रहेगी, जो ऑब्वियस है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सारी प्रोबेबिलिटी का सम मतलब p1 p2 p3 अप टू pn, इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा? 1। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ये वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ओके, इसके बाद पेज नंबर 563 में लिखा है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल हट गया है। पेज नंबर 563 बॉटम में है मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। फिर उसके बाद पेज नंबर 565 में है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, बॉटम में पेज नंबर 565, ये भी हट गया है। तो ये दो टॉपिक्स एलिमिनेटेड है। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है,
एक्चुअली मैं जहां से रेफर कर रहा था उसने तो पूरे एक्सरसाइज को हटा दिया, लेकिन जब मैं उसमें वो देखा पेपर में डिलीटेड पोर्शन में, तो उसमें स्पेसिफाई किया कि रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस हटेगा, लेकिन जिसमें वो बताया वो दूसरा बता रहा, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सर अंदर स्कूल वाले भी बोल रहे हैं जो वो लिखे हैं वो सिर्फ टॉपिक का। हाँ, तो कई लोग क्या, मैं जैसे YouTube में इधर उधर से सर्च करके देखा तो उन लोगों ने पूरा एक्सरसाइज हटा दिया उसका आंसर रिलेटेड दिखा, तो वो गड़बड़ है थोड़ा सा। चलो ठीक है, मैं इसमें से देख के बताता हूँ कौन कौन से नहीं कर रहे। एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ना अगन्या। State which of the following are not the probability distributions of a random variable. Give reasons for your answer. ओके, तो इसमें से कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, आपको ये देखना है और आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट वाला, दो ही चीज देखना रहता है, मतलब पहला चीज तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए, दूसरा इनका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो पहले वाला देखो सारी पॉजिटिव 0 से 1 के बीच में, सम भी क्या रहा है 1, मतलब ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड वाला नहीं है क्योंकि उसमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी दिख रही है आपको, ठीक है। थर्ड वाला भी नहीं है क्योंकि उसमें, क्यों नहीं है बताओ थर्ड वाला, क्योंकि सम 1 नहीं आ रहा। ऊपर वाला जो y है ना वो नेगेटिव हो सकता है ना, ठीक है। फोर्थ वाला, फोर्थ वाला भी नहीं है क्योंकि सम 1 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनना और समझना। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो अनन्या। क्वेश्चन नंबर 2। An urn contains 5 red and 2 black balls. 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? Okay, तो एक अर्न में 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are randomly drawn, 2 balls यहां से बाहर निकाले। Let x represents number of black balls, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो x है मतलब जो रैंडम वेरिएबल है उसकी डेफिनेशन है, और x क्या है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ठीक है। इसको लिख लेना। What are the possible values of x? तो आप लोग देख के मुझे बताओ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। जो दिमाग में आ रहा है आंसर करो, सही है गलत है छोड़ो। क्या लग रहा है क्या हो सकता है x? नहीं, नहीं, और कोई, क्रिस्टी, अंजलि। देखो एक चीज इससे मुझे पता चल गई कि तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, x प्रोबेबिलिटी नहीं, x प्रोबेबिलिटी कहां है, x क्या है, x नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है, 0 भी तो हो सकता है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। देखो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, कितने ब्लैक बॉल्स हो सकते हैं, 0, 1 या 2, क्लियर है ये चीज। इसके बाद क्या बोल रहा है आगे, what are possible values of x? Is x a random variable? Yes, it is a random variable because it has real values and its domain is sample space, जो भी sample space हो। अब sample space में यहाँ पर बनाया नहीं, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उतना जाने की जरूरत नहीं। R R R B B R ऐसा पॉसिबल आउटकम हो सकता है ना, तो उसी से ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो क्या, बताओ। थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन बना सकते हो क्या, बताओ।
नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो ब्लैक बॉल कितना होगा, सोचो एक बार। 1/7 नहीं। हम्म। देखो जीरो ब्लैक मतलब जो दोनों बॉल्स निकली, दोनों कौन सी है, रेड है। तो दोनों बॉल्स के रेड होने की प्रोबेबिलिटी, जब आपने पहली बॉल निकाली रेड होना चाहिए, दूसरी बॉल निकाली वो भी रेड होना चाहिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा 5/7 इंटू 4/6। आया समझ में? तो क्या होगा 5/7 इंटू 4/6। ठीक है, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस में ऐसा है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लैक बॉल, नहीं, इसके लिए ना अलग अलग केसेस बनेंगे, समझना। दो हो सकता है, या तो पहला रेड हो, पहला रेड दूसरा ब्लैक। तो जब पहला रेड निकल रहा है तो क्या हो सकता है 5/7, ये पहले रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरे ब्लैक निकलने की मतलब 2/6। ये फर्स्ट केस है, आइदर दिस, और सेकंड केस क्या हो सकता है कि पहला 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 ब्लैक निकल जाए और दूसरा रेड निकल जाए, मतलब 5/6। सो आइदर दिस और दिस। तो और वाला जब भी केस आता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू ब्लैक बॉल्स क्या होगा, इंटू 1/6। क्लियर है ये चीज? ओके, इरेज कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना देते हैं। Let x represent the difference between the number of heads and the number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What are the possible values of x? Okay, तो अब देखो इस सिचुएशन को समझो और ट्राई करो। ओके, तो x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस मतलब माइनस नहीं करना है मेरे ख्याल से, मतलब आप खाली डिफरेंस देखोगे, कोई भी दो नंबर्स का डिफरेंस। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 4 है वो डिफरेंस। तो 2 - 6 - 4 हम ऐसा नहीं लिखेंगे। तो एक कॉइन को अगर 6 बार टॉस करें तो क्या हो सकता है, पूरे 6 के 6 हेड आ जाए, तो टेल कितना है 0। तो 6 और 6 और 0 के बीच का डिफरेंस क्या होगा 6। आया समझ में? तो फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू x की क्या हो सकती है, 6 हो सकती है। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है कि 5 हेड आए और एक टेल आए, तो डिफरेंस क्या हो गया 5 और 5 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 4। समझ में है? नेक्स्ट 4 हेड 2 टेल, तो 4 - 2 मतलब क्या आएगा 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 3, तो 3 - 3 मतलब क्या हो जाएगा 0। आई थिंक इतना ही होगा। समझ में आ रही है चीज? तो यही पॉसिबल वैल्यूज होगी x। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आंसर फिर भी। यही है ना? ठीक है, वो मेरे ख्याल से नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स बोला रहता है ना, यहाँ पर एक्चुअली मैंने ऐसा लिखा गलत है, इसको ऐसा लिखना चाहिए डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। अगर माइनस लिखा रहता तब वो नेगेटिव नंबर्स को भी काउंट करता। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, find the probability distribution of number of heads in two tosses of a coin। चलो इसको सॉल्व करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले रैंडम वेरिएबल डिफाइन होना चाहिए। रैंडम वेरिएबल मतलब x। सैंपल स्पेस की भी जरूरत पड़ती है, पहले सैंपल स्पेस ही हम कर देते हैं। तो दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा, HH HT TH TT। अब रैंडम वेरिएबल x डिफाइन होना चाहिए, तो क्या है रैंडम वेरिएबल x, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स, तो बताओ x की वैल्यूज 0 1 2। अब उसकी प्रोबेबिलिटी भी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x i। ऐसा लिखते हैं कई बार इसको स्मॉल p i, ये भी लिखते हैं, दोनों सेम है। तो बताओ क्या क्या होगा, जीरो हेड की प्रोबेबिलिटी 2/4 या 1/2, और ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। वैभव समझ में आ रहा है क्या? तो नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स 0 1 2 3। सैंपल स्पेस जो बनेगा उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। ये तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमने एक बार बनाया है, ऐसा कुछ। प्रोबेबिलिटीज भी निकाल लेना। फोर्थ का सेकंड बन गया सबका। बन गया क्या? फोर्थ का थर्ड भी बन गया सबका। इसमें थोड़ा सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैंपल स्पेस अगर नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो निकालना पड़ेगा।
अगर उसको बिना बनाए अगर कर सकते हो तो चलेगा, बन जाएगा ना ये बताओ, तो छोड़ दें हम उसको, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, find the probability distribution of number of success in two tosses of a die where success is defined as this। ओके तो इसमें दो पार्ट्स है बेसिकली। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन 4। तो सक्सेस का मतलब है फर्स्ट पार्ट में नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है। और आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, किस चीज का बनाना है बताओ, किस चीज का बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन में लिखा है पढ़ो। नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका बनता है, रैंडम वेरिएबल, और वहां रैंडम वेरिएबल क्या है वहां पर उसने डिफाइन किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। तो जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो आपका रैंडम वेरिएबल है। तो x इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट कितने बार परफॉर्म हो रहा है, 2 बार परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो कितने सक्सेस मिल सकते हैं अगर आप 2 बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ सक्सेस बोल रहा है ना, तो x की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, आपको कितने सक्सेस मिल सकते हैं अगर आपने 2 बार डैश किया, 0 सक्सेस या 1 सक्सेस या 2 सक्सेस। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है क्या है, 0 1 2। क्या ये समझ में आया, क्योंकि आप 2 बार कर रहे हैं ना डैश को थ्रो। ओके अब आते हैं हम जीरो सक्सेस का क्या मतलब है, मतलब दोनों बार फेलियर। सक्सेस क्या है, सक्सेस है यहाँ पर 4 से बड़ा नंबर आना, नंबर ग्रेटर देन। तो पहले टॉस में भी नंबर जो आया वो 4 या 4 से छोटा आया, दूसरे टॉस में भी नंबर जो आया 4 या 4 से छोटा आया, तो दोनों बार नंबर 4 से छोटा आया, तभी जीरो सक्सेस होगा। तो पहली बार 4 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 या 4 से छोटा, 8/1। क्यों, डाइस को रोल कर रहे हैं, डाइस को रोल करेंगे तो 6 आउटकम होंगे, जिसमें 4 या 4 से छोटा आना, मतलब क्या होगा 4/6 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब पहली बार जब आप फेल हुए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6, दूसरी बार रोल करने की भी, हाँ तो अभी दूसरी बार फिर से होगा ना, तो सैंपल स्पेस एक ही बनेगा, 1 to 6 ही बनेगा। हाँ 1 to 6 देखो ऐसा है कि वैसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो। मैं ये मल्टीप्लिकेशन रूल से बना रहा हूं, वो अगर आप लोगों को याद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अगर E और F इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहाँ पर है ना, क्योंकि पहले बार डाइस रोल करो दूसरे बार डाइस रोल करो, दोनों आउटकम्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट है, इसलिए पहले बार 4 या 4 से छोटे आने की प्रोबेबिलिटी 4/6, दूसरे बार की 4/6। और दूसरा तरीका जो तुम बोल रहे हो उससे भी बन सकता है, उससे कैसे बन सकता है, उसके लिए फिर तुमको पूरा सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6, फिर वैसे ही 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6, ऐसा करते हुए फिर 6 1 6 2 अप टू 6 6। समझ में आई ये चीज। अब यहाँ पर फिर तुमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों बार 4 या 4 से छोटा है वाले काउंट देखने पड़ेंगे। तो जब आप इस काउंट पे जाओगे तो देखो यहाँ पर 4 1, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, 4 2 4 3 4 4, ठीक है। तो ये पूरा काउंट आप लोगे, ये पूरा काउंट समझ में आ रहा है ये चीज, दोनों बार 4 या 4 से छोटा, तो कितना होगा ये 4 4 जा 16, मेरे ख्याल से 16 होगा ना, 16/36 यही होगा। अगर आप इस तरीके से निकालोगे तो 4/6 into 4/6 तब भी वही आएगा 16/36।
क्लियर है ये चीज? हाँ, लेकिन ये होता है कि प्रोबेबिलिटी में ना कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि अभी ये कंफ्यूजन, चीजें एक ही है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। सो एक्सप्रेशन, ओके। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस। तो अब वन सक्सेस वाले में देखो, ये वाली अप्रोच थोड़ी ज्यादा आसान हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या ये वाली अप्रोच की भी प्रैक्टिस होगी जो मैं बताया तो भी चलेगा। तो वन सक्सेस क्या हो सकता है? हो सकता है पहले टॉस में सक्सेस मिले, दूसरे में फेलियर मिले। तो पहले में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/6, और दूसरे में फेलियर मतलब 4/6। ये फर्स्ट केस हो। और जहां पर भी और लगता है ना तो वहां प्लस लगेगा, आइदर दिस और सेकंड केस, फर्स्ट टाइम में फेलियर मिला और दूसरे टाइम में सक्सेस मिला, ठीक है। तो ये आ गया। अब टू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी से क्या होगा? 2/6 इंटू 2/6। समझ में आएगी ये चीज? ठीक है, हो गया सबका? ओके। इसके बाद अब ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है। 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट वन टाइम। ये रिस्क कर दे रहा हूं। 6 appear on at least one time. ये सक्सेस है, ओके। अच्छा, अब इसको अच्छे से सोचो, समझो, सक्सेस क्या है? कम से कम एक डैश में 6 आना, ये सक्सेस है। अब x की वैल्यू बताओ क्या होगा? 0 1, दैट्स इट। समझ में आई ये चीज? सिर्फ 0 और 1। दोनों में हो सकता है, तब भी वो सक्सेस है, वो एक ही सक्सेस का होगा ना, लेकिन इसमें नंबर ऑफ सक्सेस तो एक ही होगा। ये थोड़ा सा क्या कंफ्यूजिंग है, आप इसको अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे, सक्सेस क्या है? 6 और एटलीस्ट वन डैश। तो अगर एक डैश में 6 आए तो भी सक्सेस, दो में आया तो भी सक्सेस, लेकिन नंबर ऑफ सक्सेस तो एक ही है ना, क्योंकि सक्सेस की डेफिनेशन ये बोल रही है ना, ठीक है। क्योंकि लास्ट केस में वो ऐसा बोला था कि एटलीस्ट वन डाई वाला कंडीशन नहीं था, नंबर ग्रेटर देन 4, ये सक्सेस था। तो नंबर ग्रेटर देन 4 सक्सेस था, तो हो सकता है कि एक में आए नंबर ग्रेटर देन 4 तो एक सक्सेस, दो में आए तो दो सक्सेस, ऐसा वो चेंज हो सकता था। समझ में आया कि अभी भी थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है? और किसी को क्लियर है? नहीं हो क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल मेरे पास आ रहा है, उसको थोड़ा फ्रेम कर देता हूँ। दोनों से कंपैरिजन